गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गर्वित बेटा अपना माइक बंद कर लो। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने 4 भाग को पढ़ लिया है। आज हम इसके 5वें भाग को पढ़ेंगे और आप सभी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। गर्वित बेटा माइक बंद कर लो अपना, क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा। पेज नंबर 23 पे देखिए। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उनके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इसमें कह रहे हैं कि जब उनकी बहन थी, वो रेणु ने मना कर दिया कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी, परीक्षा नहीं दूंगी, परीक्षा देके क्या करना है, परीक्षा के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। वो ऐसे तर्क वितर्क करती है तो उसके जो पिताजी है वो क्या करते हैं, लास्ट में वही कहते हैं जो युगों से माँ बाप करते आ रहे हैं कि बीए कर लोगी तो पास कर लेगी तो तुम्हें तुम्हारा अच्छा भविष्य होगा और तेरे पिता को खुशी प्राप्त होगी। तो उसने क्या किया कि अपने पिता की खुशी के लिए बीए पास तो कर लिया, लेकिन वो केवल पास हुई थी, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। और ऐसे कह रही हैं कि सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। जैसे उसकी माँ है वो सच बोलती थी, वैसे भी सच बोलने में वह भी 2 कदम अपनी माँ से आगे थी। इसलिए वह बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती, कि ना तो उसे कोई मेहनत करनी पड़ती थी और वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी लेखिका बता रही है कि आज भी जब कोई से इत्र भेंट करता है, यानी कोई सेंट भेंट करता है, तो वह ये कह देती है कि नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ, कि मुझे नहीं नहाने वालों को चाहिए इत्र, तो मैं तो रोज नहाती हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ये मैं तो नहाती हूँ से मतलब क्या है, रोज की इसका कहना ये था कि आप लोग ही रखिए और मैं तो रोज नहाती हूँ, यानी मेरे में बदबू नहीं आती क्योंकि मैं रोज स्वच्छ होती हूँ, साफ होती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। अब उसके जो तीसरे नंबर की बहन थी उसका क्या नाम था, चित्रा। उसकी क्या क्या थी, वह कॉलेज पढ़ने को जाती थी, तो उसका क्या था कि खुद पढ़ने से ज्यादा वह अपने जो शागिर्द यानी साथ रहने वाले ना, सहपाठी थे ना उसके साथ पढ़ने वाले, उनको पढ़ाती थी। इसलिए जब परीक्षा होती थी तो उसके अंक यानी उसके नंबर तो कम आते थे और उसके जो सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले थे, उनके ज्यादा आते थे। और वह अपने यहाँ सब चलता था, पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का उसके शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके ही रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों। उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। कि अब लेखिका बता रही हैं
कि जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसको जब लड़का दिखाया गया तो उसने एक नज़र में लड़के को पसंद कर लिया और ये घोषणा कर दी कि मैं तो इसी लड़के से विवाह करूंगी, चाहे लड़का उसे करे या नहीं करे, उसने तय कर लिया कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो घर वालों को भी कोई मुश्किल नहीं आई, उसने उस लड़के के साथ जिसने पसंद की थी उसके साथ शादी कर दी। और क्योंकि उसने पहली मुलाकात में क्या बतला देता है कि मैं जो सोच लेती हूँ वो मैं करती हूँ, तो बात है वो आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही उसने हथियार डाल दिए। किसने? उस लड़के ने, कि उसने बता दिया कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करती हूँ, यानी मैंने तुमको देखा है तो पसंद किया है तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी, तो उसने उसके साथ शादी कर ली। अब इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि तीसरे नंबर पर लेखिका की बहन कौन सी थी और उसकी विशेषता क्या थी। तो वह कॉलेज पढ़ने जाती तो खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। हमसे सबसे छोटी बहन अंचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी उनके तो बहने में खानदानी ये पेशा था कि वो लिखती थी, इसलिए उनकी जो छोटी बहन थी अचला, वो पहले तो उसने अर्थशास्त्र भी किया, पत्रिका में दाखिले लिया, ढंग से पढ़ाई भी करी, उसने पास भी हुई और अपनी पसंद से शादी भी कर ली। लेकिन वह थोड़ी दिनों तक ही अपनी इस लीक पर नहीं चलाई, अपनी शादी जो का कर्तव्य था, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाई। और वह इसने क्या किया, मंजुल की तरह जो उसके उम्र के जब 30 बरस हुए तो उसने लिखने का रोग लग गया, इसने लिखना शुरू कर दिया। उसकी सबसे छोटी बहन इसने भी क्या किया था, इसको भी अंडरलाइन कर लो। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफी कुछ दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला किया, ढंग से पढ़ाई की और पास हुई। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। एक बात हम में एक सी रही, कि क्या बात एक सी रही, कि घर बार की परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो तोड़ा भी नहीं। कि हमने जो घर बार है वो जिस तरीके से परंपरा से चलाते हैं, एक लड़की जो शादी करके आती है तो अपने घर के गृहस्थी का निर्वाह करती है, वैसे उन्होंने नहीं किया। चाहे उसके लिए उनकी तलाक भी नौबत आ गई हो लेकिन उसको तोड़ा नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि अपने घर में रहकर भी जिसके साथ शादी की है उसके साथ रहकर भी हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं और जो काफ़ी है। हर बार कोई पुरुष को बदलने से, मर्द को बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो इसको भी अंडरलाइन करो आप। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यहाँ तक। शादी के बाद में मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। शादी के बाद लेखिका कह रही है
कि बिहार के वो एक छोटे से नगर में चली गई जिसका नाम था डालमिया नगर। तो वहाँ की क्या विशेषता थी कि वहाँ जो औरत होती थी, मर्द होते थे, पुरुष होते थे, पति चाहे पति पत्नी ना हो, वो पिक्चर देखने के लिए एक साथ नहीं बैठते थे। जैसे पिक्चर देखने के लिए एक साथ बैठते ना, जैसे परिवार जाता है अपना, तो कोई हम साथ पिक्चर देखने के लिए साथ बैठते हैं तो वो साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग दड़बों, यानी अलग अलग, जहाँ पुरुष की लाइन होती थी और मर्द औरतों की होती थी, वैसे वहाँ वो वैसे बैठते थे। और लेखिका थी वो दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ गई थी, वो डालमिया नगर। और उसे क्या था, उसके नाटकों में अभिनय करने का शौक था, यानी नाटक में भाग लेने का उनका शौक था। तो उसके लेकिन वहाँ क्या चलन था कि वहाँ तो पिक्चर ही नहीं देखते थे। तो लेखिका ने उस वहाँ हार नहीं मानी और साल भर के भीतर उसने शादीशुदा औरतों को पराये जो मर्द थे ना उनके साथ नाटक करने के लिए मना लिया। यानी वो डालमिया नगर रही जहाँ के रिवाज क्या था कि कोई अपनी पति पत्नी साथ में देकर पिक्चर नहीं देख सकते। वहाँ वह साल भर रहने के बाद उसने वहाँ के औरतों की मानसिकता को परिवर्तन कर दिया और नाटकों में अभिनय करने के लिए वहाँ की जो औरतें थी उनको मना लिया उन्होंने। और फिर अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से उन्हें पैसा भी इकट्ठा किया। ये भी इम्पोर्टेंट वो है, इसको भी कोष्टक में लगा लो चाहे आप, लेकिन कोष्टक में लगा लीजिए कि शादी के बाद लेखिका कहाँ गई थी, बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में। और वहाँ पर क्या रिवाज था, वहाँ मर्द हो चाहे औरत हो चाहे पति पत्नी हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। फिर लेखिका ने किस चीज़ की हार नहीं मानी, लेखिका ने यह हार नहीं मानी कि वह कि वहाँ के प्रचलन को चलने दिया जाए। वहाँ के उसने एक साल भर रह के ही वहाँ की औरतों को मना लिया उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बांगलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था बांगलकोट, वहां चली गई लेखिका। जब तक लेखिका के 2 बच्चे हो गए और वे स्कूल जाने लायक भी हो गए थे, पर वहां पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था, यानी कोई अच्छे एजुकेशन वाला कोई स्कूल नहीं था वहाँ पर। इसमें बांगलकोट में लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह है, निवेदन है, वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उन्हें मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात यानी जो प्रसिद्ध स्कूलें होती है उसे कहते हैं ख्यात। लेखिका कह रही है, अब प्रश्न अपना बन रहा है कि लेखिका ने पास के जो कैथोलिक बिशप से क्या दरख्वास्त की। उन्होंने यह दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। तो वहाँ क्या था कि उस प्रदेश था ना, क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे लोग है ना स्कूल खोलने में असमर्थ थे।
तो क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना जारी रखा कि आप केवल क्रिश्चियन बच्चों को ही नहीं लो, और जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको भी आप उसमें दाखिला दो। यह आग्रह उन्होंने जारी रखा। तब उन्होंने कहा, जो कैथोलिक बिशप थे, उन्होंने तब कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप ये यकीन दिलाना होगा आपकी कि जब स्कूल अगले कि ये स्कूल हम खोलेंगे तो ये अगले 100 बरस तक चलेगा। तो लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि स्कूल को छोड़िए, इसके बारे में मैं यकीन दिला सकती हूँ कि ये स्कूल 100 बरस तक चलेगा, मैं ऐसा नहीं कह सकती। तो वह भी गुस्सा खाए, वो बोले खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चे की पढ़ पाने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं। जब गुस्से में लेखिका ने कहा ना कि मैं कैसे मैं यकीन दिला सकती हूँ आप, क्योंकि आपका स्कूल अब अगले 100 बरस तक चलेगा, तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कहा कि बच्चे की पढ़ाने की समस्या आपकी है मैडम, हमारी नहीं। तब वो बात कड़वी थी पर बात सच्ची थी। तब उसने ऐसे एहसास हुआ कि सच में मैं गलत हूँ। तो तब लेखिका ने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के जो अनेक मेहनती और खिसके लोगों ने ये व्रत में पूरा किया था। लेखिका ने क्या तय किया था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। लेखिका ने तय किया कि वह खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं में पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलेगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाएगी। फिर अपना ये तो उसने तय किया था, निश्चित किया था। दूसरा अपना प्रश्न बन रहा है, उस लेखिका के इस व्रत को किसने पूरा किया? लेखिका के इस व्रत को वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों ने उनके लेखिका के व्रत को पूरा किया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग अफसरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में भी दाखिला पा गई। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया तो मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ में कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत तेरी रही कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। दिल्ली में बारिश आने पर क्या हो जाता है, दिल्ली की क्या खासियत है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए। दिल्ली की खासियत यह है कि जब थोड़ा सा पानी बरसे ही तो वहाँ के जो नाले हैं, परनाले हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है और पुलों के जो पुल बने हुए हैं उन पुलों के नीचे पानी भर जाता है और जो तमाम यातायात है वो ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी मुनासिब या अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह है कि बारिश एक मुश्त बरसने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इसमें लेखिका बता रही कि जब वो इतनी बारिश आई तो जो सरकारी दफ्तरों के जो तल्ले थे वो पानी से भर गए और उनके में जो फाइल रखी हुई थी वो पानी में तैर गई थी। तो अगली अगली सुबह जब इतना पानी आया तो कोई भी जो वाहन है, कोई भी गाड़ी है वो सड़क पर नहीं निकली। और रेणु है वो अपनी स्कूल जाने के लिए जिद करने लगी।
तो घर वालों ने उसे समझाया तरह तरह से कि आज स्कूल नहीं खुला होगा, इतनी बारिश बरसी है, लेकिन वह नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानती और वह पैदल स्कूल पहुंच जाती है। वहां के चौकीदार जब देखता है कि इतनी भयंकर बारिश हुई, इतने पानी में ये पैदल चलकर आई है, तो वह भी दंग रह जाता है और कहता है कि स्कूल नहीं खुली है। तब फिर वह वापस 2 मील चलकर आ जाती है। जब जैसे ही घर पहुंचते सब घर वाले कहते हैं, देख लो हमने कहा था ना कि आज स्कूल नहीं खुली है और तुम जिद करके गई थी, तो वह कुछ नहीं बोलती है। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। तो वो उसने एकदम सहज से ही जवाब दिया कि ये तो मेरी समस्या है कि स्कूल नहीं खुली तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका क्या लेना है, मैं खुद पैदल चल के गई थी, खुद पैदल चल के आ गई हूँ, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए मैं आपका इसमें आपका क्या कहना कि कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। वो लेखिका कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि कैसा रोमांच का अनुभव किया होगा उसने, कि वो अकेली है, वो सड़क पर चली जा रही थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था, लबालब पानी था और सुनसान शहर में वह अकेले अकेले चले जा रही थी अपनी धुन में, और अपनी मंजिल की तरफ चले जाना उसे अकेलेपन में कितना मजा आया होगा। तो स्टूडेंट आज हमारा जो ये पाठ है अपना मेरे संग की औरतें, ये खत्म हो गया है। इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को यद्यपि कभी भी नहीं देखा था, फिर भी उसके विषय में अपनी माँ से पिताजी से सुन ही तो रखा था, और वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से निम्नलिखित कारण से प्रभावित थी। इसको हम पॉइंट्स में लिख सकेंगे कि एक तो लेखिका को जो नानी थी वह क्या थी, वह घर में पर्दा करती, लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीके से जीती थी, और उसे वह अपनी आज़ादी से पूरी तरह से बेखबर थी, परंतु अपनी छोटी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जिसने कि जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा कोई आज़ादी का सिपाही हो। उसके मन में क्या था, आज़ादी के लिए जुनून था। हमने ये पढ़ा था चैप्टर में कि उसके आज़ादी का जुनून था, और वो अपने प्यारेलाल शर्मा से कहती है कि आप जैसा ही कोई आज़ादी का सिपाही है मुझे ढूंढ कर दीजिए। दूसरा अगर हम बताएं तो लेखिका की नानी थी वो ममतामयी माँ थी। उस अन्य भारतीयों की तरह वे भी अपनी बेटी के 15 साल होते ही उसकी शादी की फिक्र उन्हें लग जाती है कि मेरी बेटी है वो शादी की लायक हो गई है, 15 साल की हो गई है, इसलिए इसकी शादी हो जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भले ही वो परंपरागत तरीके से जीती रही हो, परंतु वह अपने निजी जीवन में, उनका खुद का जो निजी जीवन था उसमें वो काफ़ी आज़ादी के ख्यालों की थी, यानी आज़ादी का जीवन जीती थी वो। और लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी जो प्यारेलाल शर्मा से पर्दे का लिहाज भी नहीं किया था, जबकि क्या था उनके पर्दा था, लेकिन जब स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा उसे मिलने आते हैं उसके बेटे की शादी के सिलसिले में, तो वह उनसे पर्दा यानी घूंघट नहीं करती है, और पति के सामने ही वह अपनी इकलौती बेटी के लिए उनसे प्यारेलाल शर्मा से वर ढूंढने के लिए कहती है। उसकी स्पष्टवादिता देखकर सभी लोग है वो दंग रह जाते हैं कि इतनी स्पष्टवादी है क्या ये। फिर अपना एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जब उनके जब नानी के जो पति थे वो जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की डिग्री लेकर घर लौटते हैं तो विलायती ढंग से वह अपना जीवन बसर करते हैं। तो लेखिका की जो नानी है उनके जीवन में कोई दखल नहीं देती है और ना ही वो साझेदारी करती है, वह अपने तरीके से जीवन जीती है और उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने देती है। नेक्स्ट है अपना, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। तो हमने पढ़ा था कि लेखिका की नानी थी वो एक परंपरा का पालन करने वाली अनपढ़ और
पर्दानशी औरत थी। घर से बाहर जाकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के का वातावरण है उसके घर में नहीं था कि आज़ादी का कोई आंदोलन हो और वह उसमें भाग ले। उनका घर ऐसा नहीं था और उसके पति अंग्रेजी सभ्यता का अनुसरण करते थे। वो जैसे बैरिस्टर करके जब लौटे तो वहाँ पर उनको अंग्रेजी सभ्यता के जैसे जीवन जीने का आदी हो गए थे और वह वैसा जीवन जीते थे। परंतु नानी ने पति के जीवन शैली का कोई सहयोग नहीं किया। वो अपने तरीके से जीवन जीती थी और पति थे उनके अपने तरीके से जीवन जीते थे। जब उनकी बेटी जब 15 साल की होती है तब उन्हें आभास होता है कि मुझे अपने बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो वो अपने पति से कहती है कि प्यारेलाल शर्मा को बुलाइए, मैं अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती हूँ, जो प्यारेलाल शर्मा थे उनके जैसे करना चाहती हूँ। तो उनके सामने वो पर्दा प्यारेलाल शर्मा के सामने वो पर्दा नहीं करती है, घूंघट नहीं निकालती है और अपने पति के सामने ही बात करती है और कहती है कि उनकी पुत्री के लिए कि आप जैसा कोई स्वतंत्रता सेनानी है वो ढूंढकर उसकी शादी कर दे। तो नानी ने अपने बेटे की शादी किसी अंग्रेज भक्त से नहीं कराती है, वो आज़ादी के सिपाही से ही अपनी बेटी की शादी करवाती है। और आज़ादी के आंदोलन में नानी का यह अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। यानी वह आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लेती है क्योंकि उसका घर का वातावरण ऐसा नहीं रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस तरह से उसकी भागीदारी रहती है कि वो अपनी बेटी की शादी भी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती है। तो हमारा जो टाइम है क्लास का वो ओवर हो चुका है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। और एक बात आप सभी को मालूम होगी, जो ग्रुप पर मैसेज छोड़ दिया गया है कि आपकी स्कूल है वो 1 सितंबर से खुल रही है। जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो स्कूल से सहमति पत्र लेकर जाए और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लेके आए। सुन रहे हो ना बेटा सभी? चारुल, गर्वित, ईशिका, मुस्कान, यस सुनाई दे मैम। रहा है? हाँ तो यस आप, मैम। हाँ तो बेटा आप सहमति पत्र 3 बजे तक स्कूल खुला है और कल भी खुला रहेगा। जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो सहमति पत्र लेके जाए और अपने पेरेंट्स से साइन करवा लें। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी मैम, स्कूल टाइम इतना ही लंबा होगा क्या? नहीं बेटा, वो तो पता लगेगा शायद, वो तो 0 पीरियड के लिए शायद 1 बजे तक है स्कूल यस मैम। शायद, है ना? आप पूछ लेना बेटा। ठीक है? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Yes, ma'am.